अस्सलाम वालेकुम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे थे उसके मेथड वन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो मेथड टू को डिस्कस करते हैं। टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड, तो ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। इन्हें जो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अल्फ्रेड मार्श साहब ने क्या किया था, अल्फ्रेड मार्श साहब ने आकर जो है इस मेथड के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया था। उन्होंने रिलेशनशिप पैदा किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म्स के दरमियान। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रेज होना है कि जी रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू को वैसे तो हमने जाके चैप्टर 5 में जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ना है, लेकिन यहाँ आप इतनी सी बात जो है वो समझ लें कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू। अभी जो है वो रेवेन्यू को समझने के लिए इतनी सी बात जो है वो समझ लें, जो चीज़ें आप सेल करते हैं उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे आ रहे हैं वो आपका लिए रेवेन्यू। बस इतनी सी बात आप समझें। आगे जाके चैप्टर 5 में जो हम इसे कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब फर्म्स जो है वो रेवेन्यू जो है वो लाती है, उसका रिलेशनशिप जो है वो जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अल्फ्रेड मार्श साहब ने क्या किया, बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू, दोनों के दरमियान जो है वो उसने रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप कर लिया। तो रेवेन्यू क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब उसने रिलेशनशिप के जरिए अखज़ क्या किया, रिलेशनशिप से उसने निकाला गया। तो रिलेशनशिप उसने कहा इफ़ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज़ इन इलास्टिक, अगर आपकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक क्या होती है, लेक्चर 1 के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करके आ चुके हैं। आपने अब बस सिर्फ उसको अपने माइंड में रिकॉल करना है कि इन इलास्टिक क्या होती है। इफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन। जो मेन बात यहाँ पे याद रखनी है तो वो ये है कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज कर रही है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। दूसरी बात उसने क्या की, अगर आपकी जो है प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक है तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या है कि अगर आपकी इंक्रीज हो रही है प्राइस तो डिक्रीज होगा आपका रेवेन्यू। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूनिट इलास्टिक है, जिसके अंदर हम पढ़ के आए थे कि प्राइस और आपकी क्वांटिटी जो है वो सेम परसेंटेज से चेंज होती है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस विल नॉट अफेक्ट द टोटल रेवेन्यू। तो इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस के अंदर जो है वो नहीं अफेक्ट करेगा आपके टोटल रेवेन्यू को। तो तीन बातें हमने यहाँ से सीखी। अगर इन इलास्टिक हैं, जो मैंने सर्कल की हुई है उनके ऊपर आपने गौर करना है। अगर इन इलास्टिक हैं तो सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे, अगर इलास्टिक हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर यूनिटी इलास्टिक हैं तो कोई अफेक्ट नहीं होगा रेवेन्यू के ऊपर। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी है, दिस मेथड इज अनएबल टू गिव अ मोर डिटेल एज टू वेदर अ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स के बारे में जो है ये ज़्यादा डिटेल्स जो है हमें जो चाहिए होती है वो प्रोवाइड नहीं करता। आपने सिर्फ इन सर्कल वाली चीज़ों को जो है वो याद करना है। इन इलास्टिक सेम डायरेक्शन, इलास्टिक ऑपोजिट डायरेक्शन, यूनिट इलास्टिक नो इफेक्ट। ठीक है। अब इसको जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो हमें क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दिया होगा, उसने क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ प्राइजेस दी होंगी। जैसे हमें प्राइस दी हुई है 8, 7। इस तरह क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कुछ डिमांड्स दी होंगी। डिमांड हमारे पास है 15, 25। इसके अलावा अब हमने अगर टोटल में आपको कहूँ कि आप मुझे रेवेन्यू निकाल के दिखाना, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या है, Q इंटू पी। तो क्वांटिटी और डिमांड जो है वो एक ही चीज़ है। तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा, 7 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 175 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे इसके। अब यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है वो क्या है कि कब हमें पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमने पीछे तीन रिलेशनशिप जो हमने बिल्डअप किए वो कब रिलेशनशिप जो है वो हमारे सामने आएंगे और हमें बताएंगे कि ये क्या है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में क्या हो रहा है, 15 से 25 पे जा रही है। क्यों, क्योंकि इनका तो इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब रेवेन्यू पे जो देखने वाली चीज़ है वो रेवेन्यू पे क्या फ़र्क आ रहा है, प्राइस के डिक्रीज होने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें तो ये 25 रेवेन्यू आपका क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। प्राइस के कम होने से रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, आर जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहाँ पे हमने पढ़ी थी, अगर हम पीछे जाएं, प्राइस कम हो रही है और आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन इलास्टिक गुड्स। इस तरह जो है आपने रिलेशन बिल्डअप करना, ऑपोजिट डायरेक्शन इलास्टिक गुड्स। तो ये हम जो है इस चीज़ से अखज़ कर लिया कि ये क्या है, ये जो है हमारे पास इलास्टिक गुड्स। अगर हम लोग इसकी एक और एग्जांपल लें, जहां हम प्राइस जो है कुछ और ले लेते हैं और वहाँ पे हम बकाया चीज़ें भी जो है वो कुछ और ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं जो हूँ प्राइस ले लेता हूँ 6 और 10 ले ली मैंने प्राइस, 11 ले ली मैंने डिमांड, ठीक है, 8 ले ली मैंने डिमांड। अब ये क्या हो गया 66 और ये क्या हो गया 80। तो आप देखें प्राइस आपकी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है और आपकी रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन का हमने क्या पढ़ा था, इनइलास्टिक में पढ़ा था। तो इसी तरह इन चीज़ों को, रिलेशनशिप को जब आप बिल्डअप करेंगे, पिछली चीज़ों को अगली चीज़ों के साथ जोड़ेंगे, तभी जो है वो आप इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं इकोनॉमिक्स में, तभी आपके लिए इकोनॉमिक्स जो है वो पास करना ईजी हो सकता है। अगर अब प्राइस जो है हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं और यहाँ पे 8 ले लेते हैं, डिमांड हम 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और यहाँ पे 48 आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे आपके पास भी आ जाएगा 48। अब ये दोनों सेम है, तो ये क्या था कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो हमने कब कहा था, हमने कहा जब ये यूनिट इलास्टिक होंगे तो इनके ऊपर जो है वो जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ पार्टिकुलरली पॉइंट एट अ डिमांड कर्व। अगर आप चाहते हैं कि आप डिमांड कर्व के ऊपर कोई पॉइंट पता करना चाहें तो आप कैसे पता करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अब ये लोअर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट क्या है, अगर हम जो है इसको एक डायग्राम के जरिए जो है वो इजीली देखना चाहें तो ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गए, ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी, तो यहाँ पे एक सेगमेंट होगा और एक यहाँ पे सेगमेंट होगा, डॉट स्केल है आपसे, ठीक है। तो एक अपर सेगमेंट हो जाएगा, एक आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट हो जाएगा। तो लोअर सेगमेंट को आपने डिवाइड कर देना है अपर सेगमेंट से, तो यहाँ पे अपर सेगमेंट ऊपर वाला है और लोअर सेगमेंट नीचे वाला है, उनको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है ज्योमेट्रिक मेथड का जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर हम जो है पता करना चाह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पता करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह जो है वो लोअर और अपर को जो है वो करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज जो याद करने वाली है वो क्या है, डिमांड इलास्टिक एट अपर हाफ, जो पहला अपर हाफ है उसके अंदर आपकी डिमांड क्या है, इलास्टिक होगी। उसके बाद यूनिटी इलास्टिक कहां पे होगी, मिड पॉइंट के ऊपर आपकी जाके जो है वो यूनिटी इलास्टिक होगी, और इन इलास्टिक कहां होगी, लास्ट पॉइंट के ऊपर जो लोअर हाफ है वहां पे जाकर जो है आपकी इन इलास्टिक होगी। तीन बातें यहाँ पे आते हैं, इलास्टिक कहाँ पे होगी, अपर हाफ पे, यूनिट इलास्टिक कहाँ होगी, मिड पॉइंट पे, इन इलास्टिक कहाँ होगी, लोअर हाफ पे। इफ द डिमांड कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन, अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। अब ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, कभी कभी क्या होता है आपकी डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कुछ कर्व करके शक्ल में होती है। अगर जो है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये जो है हम अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने जो है अपना वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। तो आपकी डिमांड कर कुछ इस शेप की हो, यानी कि इसका कुछ टेंजेंट सा बनाओ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर उसके लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपको टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है। इफ द डिमांड कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द पॉइंट ड्रॉ, तो हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। वो टेंजेंट करेगा क्या, बेसिकली वो करेगा ये कि वो जो है हमें पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ये लाइन बहुत आगे चली गई, इसको थोड़ा सा जो है वो पीछे कर लेते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें टेंजेंट प्रोवाइड करेगा। वो टेंजेंट क्या करेंगे, वो टेंजेंट जो है वो हमें हेल्प आउट करेंगे इसको आगे लेकर चलने में। तो ये जी हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया है। तो ये कुछ इस तरह करके जो है जहाँ पे आपके लोअर और अपर पॉइंट्स को जो है वो टच करे, ठीक है।
तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को जो है, ये आपसे पूछेगा नहीं कि आप जो है इस मेथड को सॉल्व करें या बनाएं या आप टेंजेंट ड्रॉ करना बताएं, तो ये सिर्फ आपने जो है एक रफ सी इसको डायग्राम देकर जो है बता देनी। इसी तरह आपने बता देना कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया, आपने वाई एक्सिस पे जो है वो क्या लिया हुआ है। पहले ये पूछता था क्वेश्चन, लेकिन आपको जो है फिगर्स दे देगा कि ये अपर है, ये लोअर है, आपने वैल्यूज में पुट करना है और जो है वो सॉल्व कर लेना है। आपको ये नहीं कहेगा कि आप डायग्राम बनाकर जो है उसका टेंजेंट जो है वो भी बनाकर हमें दिखाएं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया। मेथड 1 को जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और इन 2 मेथड्स को जो हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो